रिश्तों की अहमियत धागों से नहीं, उनके रिश्तों की अहमियत धागों से नहीं, उनके इरादों से पहचानी जाती है। रिश्तों की अहमियत धागों से नहीं, उनके इरादों से पहचानी जाती है। थोड़े से धागे बांध करके और हम बड़ी सारे तोहफे की भावना रखें तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। भाई बहन का रिश्ता पवित्र वात्सल्य का रिश्ता है, साधर्मियों का रिश्ता पवित्र धर्म का रिश्ता है। देव शास्त्र गुरु से रिक्शा भव सागर से पार जाने का रिश्ता है। और इस दुनिया में सच्चे गुरु से बढ़कर के कोई फरिश्ता नहीं है। प्रदर्शित किया जा सकता है, करो। निरपेक्ष बंधु, महावीर स्वामी के लिए एक शब्द का उपयोग हुआ है, निरपेक्ष बंधु। कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी किसी से चाहिए नहीं है, फिर भी दुनिया के उपकार के लिए उन्होंने उपदेश दिए, प्रवचन किए, तब करके केवल ज्ञान पाया। और संसारी जनों को समझाने के लिए उन्होंने लगातार 30 वर्ष तक, कहते हैं महावीर स्वामी जब तक नहीं बोले 12 साल का मौन रखा, 12 साल का तप किया। और उसके बाद जब उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान हुआ, सर्वज्ञ हुए, तो उन्होंने लगातार 30 साल तक हर रोज दिन में 4-4 बार उपदेश दिया। सज्जनों, ऐसे निरपेक्ष बंधु मिलना बहुत कठिन है। आसपास के रिश्तेदार भी आपकी हैसियत के हिसाब से आपको सम्मान देते हैं। भाई भाई भी, लेकिन रिश्तों की कीमत करना सीखिए। जावड़ ने मरते वक्त राम से क्या कहा? रिश्तों के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राम से कहा कि मेरे पास धन था, शस्त्र था, शासन था, पांडित्य था, और यहां तक कि भगवान भी मेरे साथ। सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, आदिनाथ का, महादेव का। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास यहां तो कुछ है ही नहीं। अगर अयोध्या में भी देखा जाए तो हमारी तो पूरी लंका सोने की है। तुम्हारा तो शायद सिंहासन भी पूरा सोने का नहीं होगा। शक्ति की बात करो तो तुम्हें समुद्र पार करने के लिए इतना सोचना पड़ा, इतनी मेहनत करना पड़ी, तब जाकर के। और अगर हम समुद्र पार करना चाहें तो यूं विमान से उड़ करके घंटे भर का काम। फिर भी युद्ध में मैं हार गया और तुम जीत गए। ऐसा कैसे हो? उसका मूल कारण तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। रिश्ते की अहमियत समझिए। भाई बहन के ही रिश्ते की बात नहीं है, परिवार से कोई भी रिश्ते हों। ये अमेरिका नहीं है कि जहां केवल एक ही रिश्ता होता हो, अंकल, फादर, मदर, एक थोड़ा ही होता है। लेकिन यहां तो कितने ढेरों रिश्ते होते हैं। वहां अंकल बोलो तो अंकल में सारे आ जाते हैं, मामा, चाचा, ताया, छोटे बड़े सब आ जाते हैं। यहां तो ससुर के ककिया ससुर भी होते हैं, मामा ससुर भी होते हैं। मामा अलग, फूफा अलग, चाचा अलग,
कितने सारे रिश्ते होते हैं। जो भी रिश्ते हैं, रिश्तों की भी अहमियत समझिए, और जो ठीक से रिश्तों को समझते हैं और रिश्तों का सम्मान करते हैं, वो कभी गलत रास्ते नहीं चलते, अनैतिक और अवैध काम नहीं करते हैं, जिससे कुटुंब परिवार का नाम खराब हो, वैसा कोई काम नहीं करते। ये मत देखिए कि भाई के पास धन कितना है, कि काका के पास धन कितना है, क्योंकि रिश्ते केवल धन से नहीं चलते हैं, रिश्ते चलते हैं स्नेह से, प्रेम से। भाई हैं तो भाई को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई काम मेरे से ना हो जाए कि मेरे परिवार को, मेरी बहन को कभी लज्जित होना पड़े। और बहन है तो उसे भी ये विचार करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कल मेरा भाई मेरे से राखी बंधवाने के लिए मना करते, ऐसा कोई हमसे काम ना हो, ऐसा कोई व्यवहार ना हो कि परिवार की बेइज्जती हो। भारतीय पारिवारिक संस्था बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत संस्था है, और इसमें जो दरारें आ रही हैं वो एक तरह से देश के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है। रक्षाबंधन जैसे पर्व आते हैं और जगा करके जाते हैं, जागो। सज्जनों, रिश्तों की पहचान धागों से नहीं, इरादों से होती है। आपके इरादे क्या है, आपकी भावना क्या है, आप किस ढंग से सोचते हैं और क्या सोचते हैं, इरादों से होती है। और कोई भी त्योहार हो, कोई कार्यक्रम हो, तोहफों से कीमत नहीं होती है, उसके साथ भावनाएं कौन सी जुड़ी हुई। भावनाएं भी दी जाती हैं, ली जाती हैं। ये जो लेने देने की परंपरा चली ना, कि अब बेटी जा रही है तो बेटी को भी कुछ दो, जिसे बाद में दहेज कहने लगे। दहेज है, दहेज तो गुजरात में एक छोटा शहर है जहां ढेरों फैक्ट्री है। ये दहेज शब्द है, दहेज हो गया। दहेज माने माता पिता की देह से जन्मी हुई बेटी, बेटी को दिया, और साथ में कुछ वस्तुएं भी देने लगे कि जहां जाए वहां सब सुख सुविधा से रहे। बाद में लोग उसको अधिकार समझने लगे कि देना ही पड़ेगा। और आज भी दहेज की घटनाएं आए दिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो घट ही जाती। गलत है। वो लेन देन सिर्फ आत्मीयता बढ़ाने के लिए हुआ करता था, हुआ करता है, होना चाहिए। और केवल चीजें नहीं दी जाती हैं, चीजों के साथ भावनाएं भी दी जाती हैं। अक्सर कर लोग जो है ना कि कितनी कीमती चीज है, कितनी बढ़िया राखी बांधी है, सोने की बांधी है कि चांदी की बांधी है, कि कितनी कीमती राखी बांधी है। कुछ लोग इस ढंग से देखते हैं, और कुछ समझदार होते हैं वो भावनाओं की तरफ से देखते हैं कि हर एक चीज के पीछे भावनाएं भी छुपी होती है। वो कहानी आपने सुनी होगी, शिलान्यास हुआ मंदिर का और बड़ी बड़ी राशि लोगों ने लिखाई, बड़ी बड़ी राशि थी। तभी एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरा भी लिख लो, मैं भी देना चाहता हूं। क्या दोगे तुम? 1 रुपया। लोगों ने लाख रुपए दिए हैं, करोड़ रुपए दिए हैं। जो मुखिया थे वो भी जानते थे उस आदमी को, लोग भी जानते। तो तुम्हारे इस 1 रुपये को लिखने की क्या जरूरत है? और इसको सब जानते थे कि इसका काम है चने बेचने का। सुबह से शाम मेहनत करता है और तब कुछ कमाता है। 1 रुपया भी उस जमाने में काफी होता था। 1 रुपया कहां लिखा जाए? लोगों ने कहा इसको कहां लिखना है? मुखिया ने कहा कि इसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए। इसका 1 रुपया लाख रुपए के सबके ऊपर लिखना चाहिए। लोग देखने लगे कि सबके ऊपर क्यों लिखना चाहिए। तब उनने स्पष्ट किया कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं
वो हमारी कमाई का 2% हो सकता है, 10% हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी दे रहा है इसकी कमाई का 100% दे रहा है। भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, कई बार दान से भी, वस्तुओं के लेन देन से भी। आप अगर किसी को कुछ देते हैं कि पेन की, कॉपी की, वस्त्र की, कुछ भी, उसके पीछे भावनाएं जुड़ी होती हैं। और एक बात है, कोस कोस करके कुछ नहीं देना चाहिए। अब क्या करें, आई गए हैं, माथे पड़ी गए हैं तो देना तो पड़ेगा। अब कैसे भी करके क्या करो, वो हमारी रखी हुई साड़ी है वही दे दो, वो हमारा पहले का जो है अभी हमने तो पहना ही नहीं है, अभी आ गए हैं तो इनको बेटी को है कि अमुक को है कि तो देना तो जमाई साहब आ गए हैं तो जमाई है, जम का भाई है, कुछ तो करना। और ऐसे कोस कोस के कुछ भी देना, कोस कोस समझ में आया ना, ऐसा उल्टा सुल्टा सोच करके और मजबूरी मान करके, और फिर किसी को, जैसे भिखारी को अब रोज रोज आ जाता है, रोज रोज चल 2 रोटी बची है लेके जा। रक्षाबंधन के ना आज तो नहीं आना चाहिए ना। अब इसका क्या मतलब, उसी को अच्छे से, स्नेह से, प्रेम से दे देते कि भाई अच्छा है आ गया, तुम भी त्योहार का दिन है, आज थोड़ा बैठ के कुछ अच्छा सा खा ले, वो भी खुश हो जाता। एक मित्र था, वो पहुंचा अपने दोस्त के घर, और पहुंचा तो उसने भी कहा कि बैठो बैठो और भोजन कर लो। तो भी भूखा था, उसने सोचा कि बड़ी बात है, बढ़िया भोजन कर लेते हैं। और देखिए कितना बढ़िया दोस्त है कि आते ही और सबसे पहले भोजन की बात करता। और भोजन कर आकर के थोड़ा सा फ्री तो हुआ नहीं कि बात में उसने कहा कि अच्छा हुआ आज तुम आ गए, वरना मेरे को एक खाना जो है कुत्ते को डालना पड़ता। वो मेहमान आने वाले थे, कोई आए नहीं, तू आ गया, अच्छा हो गया, नहीं तो कुत्ते को खिलाना पड़ता। मतलब क्या हुआ? अभी तक उसकी जो सद्भावनाएं थी, या तुम सद्भावनाएं भी तो दे सकते थे, बहुत बढ़िया हुआ तुम आ गए तो अच्छा रहा, वैसे भी आज ज्यादा बनाया था और तुम आ गए तो और खुशी हो गई। ऐसा और भी तो कुछ हो सकता है ना। कई बार हम ऐसी बेवकूफी वाली बातें करते ना कि उससे ईगो की, अहंकार की, कर्तापने की पुष्टि होती है और सामने वाला दुखी हो जाता है। ढेरों लोग होते हैं ऐसे कि जिन्हें बोलना नहीं आता है या जिन्हें विनम्रता प्रदर्शित करना नहीं आता। यात्रा में हैं आप, 10 लोग आपके साथी हैं और आप हर बार अपनी चीजें बचा बचा के खाना चाहते हैं, किसी को देना ना पड़े। और कोई मांगे भी तो इतना उतना सा करके देना, और फिर पीछे से कहना यार इतने लोग हैं यार, आ जाते हैं रोज, मेरे को तो देना पड़ता। अब इसकी वजह ये कहें कि 10 लोग हैं और ये हमें कब मिलने वाले हैं, बार बार जो कुछ है सब साथ में खाएं, यात्रा करें, एक ही गाड़ी है, व्यवस्थित बैठे, स्नेह से मिल लें। कभी कभी तो विचित्र टाइप की बातें होती हैं। देने के साथ सद्भावनाएं भी दें। यात्रा तो केवल मेरी होना थी, चलो मेरे साथ में तुम्हारी भी हो गई, पता नहीं तुम लोगों को कभी मिलती कि नहीं मिलती। अब इस बात का सेंस क्या है? ये भी तो हो सकता है कि मुझे अकेले ही यात्रा पर जाने का मन हो रहा था, लेकिन सोचा कि सबको पूछ लें, आप लोगों का मन बन गया तो आज यहाँ आनंद आ गया, सब लोग आ गए आप लोग, तो एक ही भी तरीका हो सकता है। लोगों को यही तो पेश करना नहीं आता है। मौन रह लो सबसे अच्छा, लेकिन जवान जो है ना कैची का भी काम करती है, सुई का बहुत कम करती है, सुई का भी काम करती है, लेकिन इसको चलाना तो आना चाहिए ना। अच्छे खासे जुड़े हुए लोग दूर हो जाते हैं, वो बराबर नहीं बोलता, उसका बोलने का लहजा बहुत गंदा है, उसके घर नहीं जाना।
आप किसी को, आप खुद अपने ढंग से विचार करो, आपके 10 रिश्तेदार होंगे, उसमें अमीर गरीब सब तरह के होंगे, लेकिन एक दो ऐसे होंगे कि वो निकट के रिश्तेदार भी होंगी तो भी आप उनके घर जाने से बचोगे। थोड़ा दूर का रिश्तेदार होगा, लेकिन उस शहर में आपको भोजन करना है तो पहले आप चुनेंगे कि मतलब बोलने का लहजा, कि जाते ही कौन रिस्पेक्ट करेगा और कौन इस टाइप से पूछेगा कि भाई भोजन करना कर लीजिए, बराबर है ना। और दूर का क्यों ना हो, गांव का क्यों ना हो, तो पहले वहां जाना पसंद करेंगे जिसका लहजा, जिसका सोच, जिसका विचार, जिसका बोल कुछ ठीक ठाक। खुद के ही काका का घर क्यों ना हो, लेकिन उनका तू तड़ाका, और अरे तुम हर हफ्ते आ जाते हो यार, और आने के पहले बोल दिया करो तो कुछ थोड़ा बड़ा बना दिया करेंगे, बचा लिया करेंगे। वो सोचता है बताइए। और दूसरा, बहुत अच्छा आप आ गए, अच्छे बैठिए, काफी दिन के बाद आए। और आपको कभी भी ऐसा लगता है, कभी शहर आते हो तो यहां आ जाया करो, इसको पराया मत समझा करो हमको। मोक्ष मार्ग की बात तो बहुत ऊंची है, लेकिन व्यवहार और संसार के मार्ग में भी अगर ठीक ठाक से लोग चलना सीख जाएं तो जीवन में एक तरह की शांति, एक तरह का सुकून आ जाए। जब दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लो कि रिश्तों की हार निश्चित है। दिल में वहम, मन में वहम हो गया, किसी के प्रति कोई वहम हो गया कि यह व्यक्ति गड़बड़ है, किसी और से जुड़ा हुआ है, या हमारी बातें इधर से उधर करता है, या हमको कुछ नहीं समझता है, तो दिल में वहम। दिमाग में जिद, जिद भी बहुत खतरनाक चीज होती है। जब जिद पर आ जाते हैं तो अच्छा बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन कोई कोई संस्था में भी होता है ना एक जिद्दी आदमी, कि अगर 11 में से 10 लोगों ने ये निर्णय किया है तो भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा, नहीं मेरी स्वीकृति नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। जिद। कभी कभी छोरे छोरियां भी ऐसा करने लगते हैं, किसी चीज को ले दे करके अथवा किसी व्यक्ति को ले दे करके जिद, हमें यही चाहिए, हमें वही चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे गैरबाज भी हो, लेकिन जिद। मन में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला। मुकाबला, हम एक बात कहें तो तुम 2 बात कहोगे, तुम 2 बात कहोगे तो हम 4 बात कहेंगे, हम आपकी बात काटेंगे, आप हमारी बात काटोगे। और जब बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि अब रिश्ते रिसने लगे।